तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो खोपड़ी था और वो जो लायन था, दोनों ज़ुकिंग को पहचान लेते हैं। ये जो ग्रू पीछे-पीछे भागते हुए आए थे कि तुम्हें मालूम है तुम किसके मतलब मेरे पीछे लगे और मेरे बॉस कौन से हैं। लेकिन जब खोपड़ी देख लेता है ज़ुकिंग को तो उसकी फट जाती है, क्योंकि वो डी 132 में कैदी था और ज़ुकिंग इसे डेली जाकर के पीटता था। अब आगे और देखो खोपड़ी असली गुस्सा हो रहा था। नॉर्मल जेलर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि ज़ुकिंग क्या कर सकता है इसके साथ, इसलिए सीधा भागना शुरू करते हैं। क्योंकि इससे भी याद नहीं था कि ज़ुकिंग ने इसको कितने बार मारा था, क्योंकि ज़ुकिंग की बॉडी से वो जो फ्लक्चुएशंस आते थे गॉडली वाले, इसे पता था। उसके बाद ज़ुकिंग की परछाई, क्योंकि इसे याद था ना जब जू डी 132 जेल में जाता था तो फिर से वहाँ जाग जाता था वो, मतलब उसे पुरानी यादें आ जाती थी याद। और उसके बाद ये क्या करता था, खोपड़ी को सीधा मसल देता था अपने पैरों से। और तू देखो कोई जल्दी में नहीं था फिलहाल, खोपड़ी को और उस स्टोन लायन को यानी कि पत्थर रूपी शेर को भागते हुए देखता है। अब क्योंकि देखो डी 132 के इन्फ्लुएंस में तो था नहीं है जेल के, तो इसकी याददाश्त भी वापस आ रही थी। जैसे कि वो जो बांस की लकड़ियां थी जिसमें वो लिखता था, बेसिकली बाम्बू स्लिप्स में, वो उन्हें वहीं क्रश कर देता था। उनके अंदर भी गॉडली पावर था डी 132 का। भूलने वाला जो डेस्टिनी हो रहा है ना, वो था उनके अंदर। और जब पूरा एक साथ रख लेता है ज़ुकिंग, जो उसको मिला था डी 132 में जब ये गया था, तो एक अलग पावर बन चुका था वो। सबसे पहले क्या करता है, अपने हेल्थ स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, यानी कि इसके लाइफ लैम्प को बहुत तेजी से बढ़ता है, तुरंत खोपड़ी को पकड़ लेता है और सीधा जब ज़ुकिंग पैर उठाता है ना, उसकी फटती है। नहीं इस बार नहीं, इस बार नहीं, आंखें वो बंद कर लेता है। फिर सही होता है, जो एकदम पैर से ना इसके मुंडे को दबा देता है। उसकी नजर पड़ती है शेर की तरफ और बोलता है इधर वापस आ जाओ। शेर जो कि भाग रहा था कांप जाता है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी भागने की। उसको मालूम था जू ने इसको कई बार जलाया था, अगर आपको याद हो तो। सीधा ज़ुकिंग के पास वापस आ जाता है, एकदम जैसे प्यारे कुत्ते उत्ते होते हैं ना बच्चे, एकदम पैर जैसे पूंछ हिलाते हैं जंगली जानवर, वैसे हिलाने लगता है। इसे मालूम था कि शेर कौन है, डी 132 में क्या था इसका रोल। ये बादलों के जैसा दिखता था ना, क्लाउड की तरह, लेकिन इसका ट्रू फॉर्म ये था शेर वाला, इसमें उसका मुंडे नहीं था। इसलिए देखो खोपड़ी बार बार कहता था ना ज़ुकिंग से कि मतलब मुझे वो स्टोन लाइन में, मतलब वो जो पत्थर वाला बंदा है, वहां पर ये स्टोन लाइन नहीं दिखता था, क्लाउड की तरह दिखता था, वहां डाल दो। इधर जो खोपड़ी था जिसको कि जू ने मसल दिया था, वो फिर से मतलब पहले जैसा होने लगता है। बोलता है एक्सॉल्टेड जेलर। तब तक जू फिर से इसको मसल देता है। शेर की ओर फटती है, वो अपना पूंछ और तेजी से हिलाने लगता है और खोपड़ी फिर से रिकवर होने लगता है। यार अब तो मैं खत्म हूँ, अब तो इस बंदे का याददाश्त भी नहीं जाएगा क्योंकि हम डी 132 में नहीं है। फिर से झुकेंगे, इसको पैर से दबा देता है, वो फिर से एक्सप्लोड कर जाता है। पुराने 1 घंटे बीत जाते हैं, तरह से 18 बार झुकेंगे से मसल चुका था। उसके बाद यहाँ से निकल जाता, लेकिन ज़ुकिंग ऐसा अकेले नहीं जा रहा था, वो शेर के ऊपर बैठा हुआ था। खोपड़ी जो था ना शेर के पूंछ में बंधा हुआ था, अब घसीट रहे थे बेसिकली उसको। तो खोपड़ी अब ज़ुकिंग को तो गरिया नहीं सकता था, तो शेर को गरिया रहा था। शेर अभी और मजे ले रहा था, इसको लातों से भी मार रहा था। जो पहले तो इन्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन डी 132 में रहने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर वो गॉड का क्लोन का पावर था, फिंगर वाला, जो कुछ कर्स इफेक्ट की वजह से इनको अगर मार भी दो ना तो ये फिर रिसरेक्ट हो जाते थे, यानी जीवित हो जाते थे। लेकिन देखो जू मार नहीं सकता इन्हें, लेकिन जाने तो नहीं देगा, तो सोचते कि अब इनको साथ में लेकर चलता हूँ। और जू इस दौरान शेर को बताता था कौन सा डायरेक्शन में जाना है और वो उस तरफ बढ़ते जाता था। अब धीरे धीरे आसमान एकदम मतलब लालिमा से भर रहा था और जू डे ब्रेक डे ब्रेक जो प्रीफेक्चर था उससे थोड़ी ही दूरी पर था। खोपड़ी जब देखते हैं हम इधर जा रहे हैं, अब खोपड़ी ने क्या किया था ना, कुछ कुछ पैर काट लिए थे शेर के, पत्थर के ही थे बट फिर भी थूक देता कि हम यहाँ क्या करने आ रहे हैं। कुकिंग वो बोलता है एक्सॉल्टेड वन सर, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट करने के लिए। को याद है वो जो पेंटिंग वाला बंदा था, गरिया के ये बोलता है उसको, सर इंकवेल, वो इधर ही है। वही नहीं बस वो जो गॉड का फिंगर था ना जो डी 132 में था हमारे साथ, वो भी। जो क्योंकि बैठा हुआ था, खोपड़ी तो पीछे था, तो जो पलट के देखता है और फिलहाल खोपड़ी बता रहा था कि देखो देखिए आप, करेक्शन डिवीजन ने हमें कितने अच्छे से रखा था, लेकिन उन लोगों को लंगे के अंदर को बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना एहसानियत या जो भी इंसानियत नहीं है। वहां पर हम मस्त सोते थे, खाने को मिल जाता था। मैं तो बताऊं आपको, तो करेक्शन डिवीजन को मैं काफी मिस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं वो जो सरिंक वेल है ना, उसका इसके अंदर षड्यंत्र था जेल तोड़ने के पीछे। अब जू जब ये सब सुनता है तो डे प्रीफेक्चर की तरफ ध्यान से विचार करते हुए देखता है। अब देखो जू के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे क्योंकि पैलेस लॉर्ड का सेक्रेटरी जनरल था ये। क्योंकि देखो वहां पर क्या हुआ था, जो करेक्शन डिवीजन था वहां पर एक सप्रेसिंग पावर था जिसकी वजह से वो जो गॉड का क्लोन था वो एक स्पिरिट की तरह काम करता था, उसकी याददाश्त चली जाती थी। लेकिन वो सब चीजें चले गए थे क्योंकि जैसे ही सप्रेसिंग पावर किया तो वो खुद से तोड़ दिया जेल को। लेकिन पैलेस लॉर्ड क्योंकि उस समय थे वहां पर, क्योंकि वहीं के वो इंचार्ज हैं, और उनके जो कुछ डेप्यूटी ऑनर गार्ड्स थे उनके साथ मिल करके उन्होंने टैबू ट्रेजर और बहुत सारी चीज़ों की मदद से, क्योंकि वो खुद पावरफुल थे, तो उन्होंने खोपड़ी जो थी ना वो गॉड्स के क्लोन की, और टोर्सो जो हिस्सा होता है मतलब पैर या जो भी पार्ट होता था उसे सील कर दिया था। लेकिन इसी दौरान जब वो ये सब काम कर रहे थे तो गवर्नर मारे जाते हैं, करेक्शन डिवीजन पूरा एक्सप्लोड कर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग भाग गए थे, उनमें से कुछ
गॉड क्लोन्स का बॉडी पार्ट भी था, जैसे उसकी उँगली जो कि D-132 में थी शायद, वो निकल के भाग गई थी। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 2 उँगलियाँ और जो एक आँख था, वो निकल के भाग चुके थे और भागते समय इंजरी भी हुई थी उन्हें। अब जब स्वॉर्ड सर्चर्स उसके बाद जितने भी कैदी होते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे एचओपी, तो उन्हें 1 उँगली तो मिल गया। 2 डेप्यूटी लॉर्ड मिलकर के जो पैलेस लॉर्ड थे, उन्होंने उसको पकड़ भी लिया। तो बचा था 1 फिंगर और 1 आँख। तो वो कहाँ गए किसी को पता नहीं चला और इंटेंस सर्चिंग चल रही थी। लेकिन वॉर क्योंकि अब शुरू हो चुका था पॉलिटाइड्स वगैरह से, नाइट शेड्स वगैरह से, तो फिर थोड़ा उस चीज़ में प्रोसेस जो था पकड़ने का कम हो चुका था, इंटेंसिटी। और जो खोपड़ी था अभी सही कह रहा था कि जो एक उंगली है ना, वो डे ब्रेक प्रीफेक्चर में छिपा हुआ है। अब जो इस बारे में सोच रहा था ना, खोपड़ी अपने दिमाग लगा रहा था। जोकिंग जाएगा फिर सर इंकवेल को ढूंढने, या तो जोकिंग मरेगा या तो वो पेंटर भी पकड़ाएगा। तो मैं पकड़ाऊँ तो वो क्यों ना पकड़े। तो फिर D-132 की टीम का पूरा रियूनियन हो जाएगा। फिर ये बोल रहे थे एक्सॉल्टेड वन, आपको मालूम नहीं है वो बूढ़ा आदमी इंकवेल फिंगर। और जोकिंग बोलता, देखो तुम झूठ बोलोगे, मुझे वो पसंद नहीं है। खोपड़ी एकदम डर जाता है कि बेसिकली वो जो गॉड फिंगर था ना, उसी का विचार था भागने का। तो बाकी बॉडी पार्ट्स उसके मिले कि नहीं मिले, मतलब वो चाहता तो बाकी से लिंक करता ना, क्योंकि किसी गॉड का ही फिंगर था वो, और बाकी भी बॉडी पार्ट्स थे। वो इंकवेल के साथ भाग गया। मैं और लायन भी फिर उन्हें फॉलो कर लिया। जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने उस ओल्ड फार्ड इंकवेल को सुना था बोलते हुए कि मैं आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा किसी चीज का। तो इस दौरान इंकवेल बोल रहे थे कि अब ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए ढंग का पेंट चाहिए, कुछ स्पेशल मेथड चाहिए। इसलिए वो लोग डे ब्रेक प्रीफेक्चर में गए हुए हैं। जो फॉलन सन जो है ना डे ब्रेक प्रीफेक्चर में, उससे रिलेटेड कुछ चीजें वो ढूंढने वाले हैं। उसके बाद वो पेंट करेगा। तो खोपड़ी अब फिलहाल कुछ छिपाता नहीं है, पूरा डिटेल बाई डिटेल जोकिंग को बता देता है। और जो इस दौरान जो अपना शेर था ना, उसके गर्दन पे हाथ लहराता है और लायन बहुत तेजी से प्रीफेक्चर यानी डे ब्रेक की तरफ बढ़ जाता है। अब रास्ते में जाते जाते जो पूरा कैलकुलेशन कर रहा था कि वहां पर क्या है, एक बड़ा सा गड्ढे जैसा बहुत बड़ा है। मतलब डे ब्रेक जो प्रीफेक्चर है एक गहरे खाई के समान है। इतना बड़ा झील है वहां पर ना कि वो समुद्र के समान दिखता है। उसे एबिसल सी भी कहा जाता है। और यहाँ के पहाड़ भी काफी यूनिक थे। तो यहीं पर, क्योंकि देखो ये जो एरिया है ना, यहीं पर एक बड़ा सा पहाड़ है जिसे कि माउंट डेब्रेक कहा जाता है। वहां पर डे ब्रेक प्रीफेक्चर का स्वॉर्ड सेज कोर्ट है, हाँ कह सकते हो। और यहाँ पर टेलीपोर्टेशन भी काम नहीं करता, क्योंकि सन विंड आपको जैसे पता है कि बहुत तेजी से यहाँ पर चलता है। तो ये लोग बड़े बड़े नाव वगैरह में चलते हैं। तो बड़े बड़े हार्बर्स वगैरह बने हुए थे, क्योंकि नाव को पार्क वगैरह करने के लिए चाहिए ना, जो इस समय डिस्गाइज में था। तो कुछ कुछ चीजें सेवन ब्लड आइज के जैसा लगता है, क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही होता था। अब जो यहाँ पहुंचता है तो कुछ इंसान लोग बात कर रहे थे। इंसान कम थे, ज्यादातर तो नॉन ह्यूमन ही थे। और उनके कन्वर्सेशन को जो मतलब सुन लेता है, उसके कानों तक आवाज आती है। तो जू जब आता है ना, तो उस पर बहुत सारे स्मोक विट्स की नजर पड़ती है। इंसान इधर देखना वैसे भी कम होता था, क्योंकि स्वॉर्ड सेज कोर्ट के आदेश की वजह से ज्यादातर लोग वॉर में थे, या तो नॉर्दर्न फ्रंट पे या तो वेस्टर्न फ्रंट पे, काउंटी को डिफेंड करने के लिए। तो जू फिलहाल यहाँ पर डे ब्रेक प्रीफेक्चर के हार्बर वगैरह पर था। अब सोचो यहाँ पर जो भी थे नॉन ह्यूमंस, उनको प्रोटेक्ट कौन करता था? ऑब्वियसली इंसान करते थे। लेकिन आज भी ये लोग मस्त चिल मार रहे हैं अभी तक। वो तो नहीं, क्योंकि वॉर वगैरह ज्वाइन करने से मना भी तो किया था, क्योंकि जू ये भी समझता था यार उनका फाइट थोड़ी है, वो कोई भी आकर आ जा रहा है, ये लोग रह तो सकते हैं ना किनारे में। तो देखो नॉन ह्यूमंस में अलग अलग जो प्रजातियां होती, जैसे कि स्मोक विट्स होते हैं, उनमें से तो जोकिंग ने किसी किसी को पहचान लिया था, मतलब ये स्मोक विट्स है डेजर्ट में, क्योंकि इनके ही वजह से तो जोकिंग फंसा था। जिस समय इसका बैटल हो गया था चूटियान कुन से, उनकी बॉडीज धुएं के समान दिखाई देती थी। और मेल कौन है फीमेल कौन है वो बताना भी थोड़ा सा मुश्किल होता था। चेहरा भी आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, थोड़ा धुंधला दिखता है क्योंकि बादल जैसा है। और उसको याद था क्योंकि इनकी वजह से मतलब काउंटी कैपिटल बॉर्डर पे पहुंच के ये फंसा था। फिलहाल तो किलिंग इंटेंट सप्रेस कर रहा था, क्योंकि सीक्रेट मिशन पे था। स्मोक विट्स से देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। लेकिन बाकी नॉन ह्यूमंस बात करते कि यार ये जो स्मोक विट्स है किसी चीज को तो ढूंढ रहा है। शायद वो जो सन, जो फॉलन सन है ना, उसका जो रेमिन्स है, मतलब बचा कुचा चीज, ये उसे ढूंढ रहा है। तो मतलब हजारों साल हो गए कि वो जो फॉलन सन है उसका बॉडी वॉडी का थोड़ा भी पार्ट मिल जाए, किसी को नहीं मिलता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये लोग नहीं चाहते स्मोक विट्स के किसी और को मिले, इसलिए वो लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो फिलहाल 2 घंटे और बीत जाते हैं और भी नॉन ह्यूमंस यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। फॉग दिखता है सामने में, एक आवाज आती है। वॉर्फ पे बैठे हुए थे, मतलब नाव जैसा ही कुछ होता है। आगे में जब ये जाते 2 प्रकार के नावें दिखती है, जहां से मतलब आपको कहाँ जाना है उस हिसाब से नावें थी आगे, कि जैसे किसी को डे ब्रेक प्रीफेक्चर जाना है, कौन से लोकेशन पे जाना है। आगे में जो देखता कुछ नास एंड सोल लेवल के भी कल्टिवेटर थे। पतली वाली जो नाव थी उस पर जाके बैठ जाते हैं लोग, पत्ते वाली जो नाव थी उस पर बैठ जाते हैं। तो उसको समझ में आता है कि कल्टिवेशन के हिसाब से ये नाव है। तो ये भी क्या करता है ना, एक जो पत्ते वाली नाव थी उस पर जाके बैठ जाता है, जो कि जा रहा था माउंट ग्रीन मिस्ट की तरफ, जो कि बोल सकते हो ना डे ब्रेक जो प्रीफेक्चर है उसके लगभग बीच में है। जो
माउंट डेब्रेक है आगे में कहीं, उससे ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, जहाँ पर मतलब स्वॉर्ड से इसका कोर्ट वगैरह है। क्योंकि ज़ू दिमाग लगाता है कि डायरेक्टली माउंट डेब्रेक जाना सही नहीं रहेगा। सीक्रेट मिशन है, कोई क्या पता इसका पीछा कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये नाव अलग था, देखो कोई कैबिन-वैबिन नहीं था। पैसेंजर लगभग 30 थे नाव पर। नाव भी ज़्यादा नहीं, 300 मीटर के आस-पास बोल सकते हो था। फिलहाल कुछ लोगों को देखता है, फिर अपना कल्टीवेशन में मतलब आँखें बंद करके बैठ जाता है। तो कुछ भाड़ा-वाड़ा पे करना पड़ता है, ज़ू अपना पे कर चुका था, तो नाव आगे निकल चुकी थी। कल्टीवेशन में लगा रहता है, इस दौरान 3 दिन गुज़र चुके थे। बीच में आके खोलता था और यहाँ पर जो समुद्र जैसा था, जो कि बेसिकली लेक था, लेकिन इतना बड़ा था कि उसे आप समुद्र ही कह सकते हो, अबिसल सी, उसकी तरफ देखता था। जैसे उसमें कुछ व्हेल्स वगैरह भी दिखाई देते थे, कुछ 2 मुख वाले बोल सकते हो बैट्स, चमगादड़ वगैरह भी दिखाई देते थे और एक तो ऐसे फ्लावर भी दिखाई देता है, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। इवन जितने भी नॉन ह्यूमन्स थे ना, वो भी ध्यान से देख रहे थे। एक आवाज़ आती है ज़ू के कानों में कि एक्सॉल्टेड वन, हम काफ़ी लकी हैं। वो बताता है ये यूफेरिया आइरिस है। जब मैं उस समय था ना, तब मेरा फेवरेट टाइप का फ्लावर था ये। तो ये पहली बार सुनता है। खोपड़ी बोलना आगे शुरू करता है। ग्रोविश प्लांट है, जो कि डेब्रेक प्रीफेक्चर में ही खिलता है और ये जो पौधा है काफ़ी विसैला है। विसैला इन द सेंस कि इसमें जो कलियाँ खिलती हैं ना, अगर कोई गए जाएगा तो उसे वो चिपका करके अंदर ले जाती हैं समुद्र के, फिर निपटा देती हैं। कि जैसे गोल्ड कोर वाला एक्सपर्ट थोड़ा टिक सकता, ज़्यादा नहीं। जैसे मेरे पास तगड़ा एबिलिटी है, मैं जानता हूँ यूफोरिया आइरिस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वैसे आपको तो मालूम है मेरे पास बॉडी नहीं है, वो ये बकवास थोड़ा करने लगता है। ज़ू बोलता है शांत बैठ जा। इधर जो आगे में जो 7-8 नॉन ह्यूमन्स बैठे हुए थे, वो स्वॉर्ड सेज कोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि वो लोग बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया मतलब गिर रही है एक तरह से ना, वॉर और तो भाई सही चीज़ नहीं है कितना भी, तो इंसानों के लिए चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। स्वॉर्ड सेज खतरनाक क्राइसिस में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे मतलब कि रोग कल्टिवेटर्स हैं और नॉन ह्यूमन्स है ना, वो जो स्वॉर्ड सेज कोल्ट है माउंट डेब्रेक में, उस पर वो नज़र गड़ा के बैठे हैं। दूसरा बोलता हाँ, मैंने भी एक रूमर तो सुना था, कोई तो बंदा है जो कि रोग कल्टिवेटर्स को नियुक्त कर रहा है, डकैत वगैरह को, क्रिमिनल्स वगैरह को, हर एक प्रजाति के। माउंट डेब्रेक का जो स्वॉर्ड सेज कोर्ट है, वहां पर अटैक करके लूट मचाने वाला है। चीजें बहुत अनस्टेबल है। दूसरा एक बोलता है हमको क्या करना है इन चीजों से, हमको इन चीजों में पढ़ना भी नहीं, इंसान जिंदा रहे ना रहे, हाँ अगर वो लोग मरते हैं तो हमें भी अगर लूट कुछ मिला तो क्या बुराई है उसमें। एक बोलता है हाँ, मैंने भी सुना है कि स्वॉर्ड सेज कोर्ट में अच्छी खासी लूट है। अब जू का जो दिमाग था ना, एकदम ठंडा पड़ने लगता गुस्से में। लेकिन तभी कुछ तो अचानक से फॉग के बीच में कुछ नोटिस करता है। वो 8-30 मीटर लंबे लंबे पपेट्स देखता है। फॉग उनके अंदर से निकल रहा था और धीरे धीरे वो रेड होते जा रहे थे। बेसिकली वो एक स्मोक विट की पार्टी, और ये स्मोक विट जो पपेट्स थे इनकी तरफ पड़ते हैं। और बेसिकली ये जो नाव था ना, लीफ शिप, पत्ते वाली नाव, इसको घेर लेते हैं और पपेट्स आगे से घेर लेते हैं, तो नाव अब आगे मूव नहीं कर सकती थी। अब जितने भी कल्टिवेटर्स बैठे थे इस नाव पर, वो स्मोक विट्स की तरफ ध्यान से देखते हैं। 3 कल्टिवेटर्स जो कि ग्रीन रोब्स में थे, वो भी अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे। उनमें से बीच वाला आगे निकलता है, स्मोक विट्स की तरफ देखता है और कहता है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। फेलो डाविस्ट, आप लोग स्मोक विट्स से हो, है ना? तो ये जो स्मोक विट्स था ना, जो थे, वो कुछ जवाब भी नहीं देते इस बंदे के सवाल का। वो इन लोगों के बीच में जो नाविक थे यहाँ पर, मतलब जो पैसेंजर्स थे नाव पर, उनके चक्कर लगाने लगते। कुछ स्मोक विट्स जोकिंग के पास भी आते हैं, उसके भी चक्कर लगाते हैं। थोड़े समय के बाद ये नाव पर वापस लौट जाते हैं, अपने वाले नाव पर स्मोक विट्स। और जो बीच में पपेट था ना, उसको रेस्पेक्ट दिखाते हैं और फिर बोलता है ये बंदा कि एक्सॉल्टेड वन, टोटल 35 कल्टीवेटर हैं, 6 पर मुझे संदेह है उनके ऑरा को फील करके। अब जितने भी इस वाले नाव पर नाविक थे, मतलब पैसेंजर थे, वो थोड़े डर जाते हैं और सतर्क भी हो जाते हैं। तो जितने भी पॉपेट्स हैं उनकी आंखें एकदम लाल होने लगती हैं। बीच वाला पॉपेट तो खतरनाक दिख रहा था, पूरा खूनी लाल कलर से वो चमक रहा था। और वो फिर बोलता है, तो बीच वाला पॉपेट था, कि मार दो सब। अब ये जो स्मोक विट्स थे वो आगे बढ़ते 6 बड़े बड़े चेहरों में बदल जाते हैं और लीफ शिप की तरफ बढ़ जाते हैं। उनका जो बैटल प्रोवेस था 6 हेवनली पैलेस के बराबर था, और इतने लेवल का पावर लेवल तो आपको भी मालूम है, अच्छा माना जाता है। और क्योंकि देखो फिलहाल तो सी सीलिंग काउंटी में या कहीं भी आसपास के एरिया में स्पिरिट ट्रोव लेवल का कल्टीवेटर या वॉइड रिटर्निंग लेवल का कल्टीवेटर तो नहीं था, सब वॉर में उलझे पड़े थे। सबसे ज़्यादा पावरफुल बोल सकते हो नासेंट सोल थे, जो कि अपने जो सेक्ट वगैरह के हेडक्वार्टर में रहते हैं। घूमने फिरने वालों में गोल्ड कोर लेवल वाले टॉप लेवल के थे। तो ये जो 6 कल्टीवेटर थे जिनको के मारने का आदेश मिला था, तो ये जो 6 फेसेस थे, मतलब 6 स्मोकविट्स, इनकी तरफ बढ़ जाते। अब भाई ये 6 कल्टीवेटर्स भी तो फाइट करेंगे, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। लेकिन जो पपेट्स चमक रहे थे ना, उनकी ऑरा की वजह से, रेड लाइट की वजह से इनका पावर लेवल सप्रेस हो रहा था। तुरंत ये जो 6 स्मोकविट्स थे, 5 को तो खा जाते हैं, डिवोर कर जाते हैं। आखिरी जो था वो भागने लगता है, ज्यादा दूर जब तक कि जा पाता। सेंटर मोस्ट पपेट था, यानी बीच वाला पपेट है, वो ब्लर होता है, पीछे लग जाता है, पाम अटैक मारता है और भागते हुआ कल्टीवेटर एक्सप्लोड कर जाता है, मारा जाता है। सो सोचता है अच्छा स्यूडो नासेंट सोल। और उसको ये भी समझ में आता है, शुरू से जो को पता था ये जो 6 फेसेस दिख रहे थे ना अलग अलग स्मोकविट्स के, वो
अकेले नहीं थे, उनके अंदर में बहुत सारे स्मोक विट्स का मर्ज किया गया था। जो 8 पपेट्स हैं, बीच वाला जो पपेट है उसका पावर लेवल स्यूडो नासेंट सोल लेवल का है और बाकी सभी 7 से 8 हेवनली पैलेस के बराबर थे। बोल सकते हो कि होली टाइड के जो ब्लैक गार्ड होते हैं उनके बराबर के पावर लेवल थे। अब जो यहाँ पर खुद को रिवील नहीं करना चाहता तो बस शांत रहते, लेकिन अपने टैबू पॉइजन को रिलीज कर चुका था। इधर वो जो 6 फेसेस थे यानी कि 6 स्मोक विट्स वो अभी भी भीड़ में स्कैन मार रहे थे। सभी लोग तेजी से सांस ले रहे थे। फिर वो जो डॉन लस्टर कंसोर्टियम वाले लोग थे ना, जो ग्रीन कपड़े पहन के थे, वो लोग भी, इनके एक साथी को तो इन्होंने मार दिया था, लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते थे। तो फिर आवाज आती स्मोक विट्स की कि हमारे पास जो मैजिकल डिवाइस है ना, उसकी सेंसिटिविटी कम नहीं हुई रीडिंग की, कोई तो है इनमें से, कोई एक और बचा है। तो पपेट जो था ना स्यूडोनॉस एंड सोल लेवल का, वो बोलता है सबको मार दो। ये तुरंत बोलता है यस सर। जब ये सुनते हैं सभी लोग तो भाई ये सबके चेहरे एकदम उतर जाते और सभी बहुत तेजी से भागने लगते। बट स्पीड देखो किसी की चाहता नहीं थी। जो 6 चेहरे थे वो 12 में बढ़ जाते। सभी के पास 5 पैलेस लेवल का बैटल प्रोफिस था और पपेट्स भी अब देखो पीछे पड़ चुके थे। बस वो स्यूडोनॉस एंड सोल लेवल का जो पपेट था वो आगे नहीं बढ़ता है और बस चारों तरफ चीखें सुनाई देने को मिलती हैं। तो जूकिंग पर जो अटैक करता है ना, एक स्मोक विट था और चेहरा अगर ध्यान से देखो तो एक वुमेन का, वो अपना मुंह फाड़ती है, स्मोक उसकी बॉडी से बाहर निकलती है फिजिकल अटैक करने के लिए जूकिंग पर। तो एकदम कोल्ड लुक देता और वो बंदी एकदम डर जाती, चीखें मारने लगती है। ऑब्वियसली जूकिंग के टैबू पॉइजन का पावर खत्म होने लगती है वहीं पर, डिसॉल्व पूरी तरह से, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वैसा, लेकिन पीछे हटती है बहुत तेजी से। जहर भाई, जहर तो जहर था, ये बढ़ती जाती है और खत्म हो जाती है। बॉडी सोल उसका पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो बाकी जो स्मोक विट्स थे ना, उनका ध्यान आता, जो 2 पपेट्स थे वो बढ़ते हैं जोकिंग की तरफ। अब जो सोचता है यार सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन था, फाइट में वो पढ़ना नहीं चाहता था कि ना भाई अटैक कर रहे हैं तो भाई, फिर तो उसका एक ही चीज था कि वो पूरा साफ सफाई कर देगा, मतलब कोई बचना ही नहीं चाहिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा ना तो कौन था क्या हुआ था, तो मिशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। डैगर निकाल लेता है लौंडा अपना और बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब ऐसा जुप जुप गायब हो रहा था और एक के बाद एक को काटते जाता है। बताने की तो जरूरत नहीं, गर्दन ही उड़ा रहा था। जैसे पपेट को काटता है ना, तो पपेट के अंदर में से ग्रे स्मोक निकलता है जो कि भागने को देखता है, लेकिन जोकिंग का शैडो उसको निपटा देता है, मतलब खा जाता है, डकार मार जाता है। जो लेकिन सुरन बोलता है मुझे उनमें से एक जिंदा चाहिए। दूसरा पपेट की तरफ पड़ता है, पपेट जैसे एक्सप्लोड करता है उसके अंदर से वो धुआं निकल के भागता है स्मोक विट का, लेकिन रियार्ज पड़ते हैं और अपनी बिजली से उसको घेर लेते हैं। चीजें बताने में समय लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें बहुत फास्ट होती हैं क्योंकि जोकिंग की स्पीड आपको मालूम है। बाकी स्मोक विट्स की फट जाती है। सबसे ज्यादा रिएक्ट करता वो जो स्यूडोनॉस एंड सोल लेवल का पपेट था, आंखें पूरी लाल हो जाती, चमकने लगती, वो कुछ ऑर्डर देने वाला, लेकिन बहुत सारे स्मोक विट्स एक साथ चीखना शुरू करते, 11 एक साथ, और उनकी बॉडी गायब होने लगती, वो कुछ कर नहीं पाते। स्यूडोनॉस एंड सोल का जो पपेट था ना, वो ऐसा तुम ऐसा, मतलब शाहरुख खान बन जाता है, वो हकलाने लगता है। बाकी भी जो बचे 4 पपेट थे वो भी सेम करते हैं, लेकिन वो भी स्लो होते हैं। वो प्रकट होता है इस स्यूडोनॉस एंड सोल लेवल के पपेट के सामने। नास एंड सोल को लौंडा अपना आराम से मार सकता है, ये तो स्यूडोनॉस एंड सोल लेवल पर था। तुरंत आटो हेवनली पैलेस की पावर भाई के रिलीज होता है, वो पॉइजन रिलीज होता है। पायलट मून की पावर को अपनी उंगली पर फोकस करता है, पपेट को स्ट्रक कर देता है, मतलब मार देता है। पपेट कांपता है और तुरंत शैडो आता है, जुकिंग को लपेट लेता है अपने पावर में, मतलब जुकिंग का जो बॉडी पावर था वो 10 पैलेस पे पहुंच जाता है। वो तुरंत उसका व्हाइट स्मोक को पकड़ भी लेता है। मैं एक यंग वुमेन का चेहरा देखता है, डरी हुई थी, बोलने की कोशिश करता है, जो उसके आधे बॉडी को कोलैप्स करवा देता है, फिर ये हो जाती है बेहोश। जो पलटता है 4 पपेट्स की तरफ, वैसे भी फटी पड़ी थी क्योंकि पैट्रियार्च, शैडो, फिर खोपड़ी और लायन भी तो उनसे बैटल कर रहे थे। वो तुरंत इन चारों को भी खत्म कर देता है और उन सबको भी पकड़ लेता है क्योंकि उसको चाहिए था इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मतलब क्या कर रहे थे और किस चीज को ढूंढ रहे थे, इसको ये जानना था। डाउट तो इसको पहले से था, जैसे ही जब ये हार्बर पे पहुंचा था, यहाँ पे स्मोक विट्स क्या कर रहे हैं इसके दिमाग में यही चल रहा था। फिर ये आकर के लीफ वाले शिप पे बैठ जाता और इन सभी को निकालता है, स्मोक विट्स के जो धुएं थे, तुम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। जो लीफ शिप था ना, वो भी एक जिंदा ही चीज था, कोई अलग प्रजाति था जिस पर कि आप बैठ के नाव के जैसा हवा में उड़ सकते हो, वो भी कहाँ पर। एक ग्रे स्मोक में से एक चेहरा बनता है। देखो समय वेस्ट नहीं करना चाहता था, टैबू पॉइजन से इनको और गलाने लगता और एक को खत्म कर देता। अब दूसरे स्मोक विट पर जाता है, सेम सवाल पूछता है। अब वो भी नहीं बोल रहा तो तुरंत उसको शैडो को देता है, शैडो खा जाए इसको। शैडो को तो वैसे भी मजा आता था, वो तुरंत उसको निकल जाता है। जानबूझ के तेज तेज चबा रहा था, तो चबा रहा था वो, ऑब्वियसली वो स्मोक विट करा के मरता है। बाकी स्मोक विट्स की फट जाती कि मानो ये जोकिंग कोई और नहीं, यमा किंग हो। अब जो तीसरे स्मोक विट को पकड़, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तुरंत बोलना शुरू करता है कि हमारे लीडर ने हमें एक मिशन दिया था, हमें संदिग्ध लोगों को ढूंढना, मारना था, ताकि कोई भी डे ब्रेक प्रीफेक्चर ना पहुंच पाए, उनकी मतलब मेन गहराइयों में। और हम इंस्पेक्ट कर रहे थे उनकी ऑरा के हिसाब से। ह्यूमन ब्लड तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कल्टीवेटर की ऑरा से, का भी रहा तो हम उसे ढूंढेंगे। जू अचंभित हो जाता है। स्टोन लायन, खोपड़ी और पैट्रियार्च, शैडो सभी ध्यान से देख रहे थे।
लेकिन हैरान क्या होता है कि उन लोग को हैरानी क्या थी कि वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते ज़ोकिंग को। और जो जानता था इनको ज़्यादा पता नहीं होगा, बस इनको पता था कि इंसानों को शायद तोड़ना था। लास्ट स्मोक वेट की तरफ देखता है, जो कि बेसिकली वो लेडीज़ टाइप थी ना, वो स्यूडोनास सोल वाली, फिर से जाग चुकी थी। वो बोलती मुझे भी कुछ नहीं पता है। अब तो पैट्रियार्च को देने वाला था इंट्रोगेशन के लिए, लेकिन शैडो बोलते यार मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मतलब वो पैट्रियार्च के जैसा ही अच्छा काम कर सकता। तो जो इसको भी शैडो को दे देता है। फिर शैडो मतलब बोलता है मुझे जवाब चाहिए। पैट्रियार्च हिल जाता है, यार ये मेरा काम भी करने लगा। अब इस बंदी को निकल जाता है, अंदर में क्या कांड करता है किसी को नहीं पता। आधे घंटे बाद इसको थूक देता है। बंदी डरी हुई थी एकदम, दिमाग उसका पूरा हिल चुका था, ऐसा बोल सकते हो। फिर वो बोलते मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि ह्यूमन मार्कस याओ जो है ना, वो हमारी प्रजाति के पास आए थे। वो आगे बोल ही रही थी, तभी उस लेडी के अंदर कुछ तो सीक्रेट स्पेल था, मतलब सील किया गया था। जो सोल था, जो स्मोक था ना, वो हिलने लगता और पूरा बिखर जाता। 10 सेकंड लगते हैं जो को शांत होने में। सोचता मार्केस से हो, फिलहाल इन चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगाता है। लीफ शिप को बोलता है कि हमें माउंट डेब्रेक जाना है, समय बहुत कीमती। शिप जिसके के 4 पैर थे बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।